नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं आपको एक कहानी बताने से करना चाहता हूं। मेरी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और सुनते वक्त इस कहानी को अपने मन में विजुअलाइज करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो एक बार ऐसा होता है कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और वो भी यूएस में। और ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां पर अटेंड करने से आप बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और इसकी वजह से आपके प्रोफेशन में भी आपको तरक्की करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपके जीवन के लिए है और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप बस इंतजार कर रहे थे उस दिन का कि कब आप जाएं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। दिन आ गया, सुबह का वक्त है और आप अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे हैं। पता चलता है आपको देर हो गई है और आप हरिडली आपका लगेज लेते हैं, घर वालों को टाटा बाय बाय करते हैं। कैब आपकी नीचे खड़ी थी, आप भागते हुए नीचे जाते हैं और कैब में आपका सामान रखते हैं और ड्राइवर से आप कहते हैं कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं और जल्दी से मुझे आप पहुंचा दीजिए एयरपोर्ट। ड्राइवर भी कहता है साहब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश पूरी करूंगा लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। आप बस यही प्रे कर रहे थे कि आप वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाए ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो और आपकी ये जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये मिस ना हो जाए। ड्राइवर बड़ा अच्छा था और आपको ठीक वक्त पर एयरपोर्ट पर उसने पहुंचा दिया। सामान लेकर के आप तुरंत कैब से बाहर निकले और भागते हुए एयरपोर्ट के दरवाजे पर गए। वहां पर भी एक लंबी लाइन लगी हुई थी अंदर जाने के लिए। आपने सभी पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट की आगे जाने के लिए। कुछ पैसेंजर्स ने आपको हाँ कहा, कुछ लोगों ने अपने मुंह बनाए, लेकिन इसकी परवाह किए बिना आप लाइन को ब्रेक करते हुए अंदर चले गए। भागते हुए आप आपके बोर्डिंग काउंटर पर गए और वहां पर भी वही हाल था, लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन आप उस क्यू को ब्रेक करते हुए सीधे काउंटर पर पहुंचे और ऑफिसर ने वहां पर आपसे यही कहा कि सर आप जस्ट इन टाइम पहुंचे हैं, 2 मिनट लेट होते तो काउंटर बंद हो जाता। आपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, आपका बोर्डिंग पास लिया और आप चले गए सिक्योरिटी चेक के लिए। जब आप सिक्योरिटी चेक कर रहे थे तभी आपने अनाउंसमेंट भी सुनी कि आपकी जो फ्लाइट है उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप सिक्योरिटी चेक क्लियर करके फिर से भागते हुए आपके बोर्डिंग गेट के पास पहुंचे तो आपने देखा कि सभी पैसेंजर्स ऑलरेडी बोर्ड कर चुके थे, बस कुछ 4-5 बाकी थे जिनमें आप एक थे। और आप एयरक्राफ्ट में अंदर जाते हैं, अपनी सीट ढूंढते हैं और बैठते हैं अपनी सीट पर और बिल्कुल एक ठंडी सांस लेते हैं कि चलो मेरी फ्लाइट मिस नहीं हुई। आप अब उस ख्याल में हैं कि अब जहां पहुंचेंगे तो किस तरह से कॉन्फ्रेंस होंगी, कितना मजा आएगा। अब इन ख्यालों में थे तो अचानक से आपने देखा कि एयरक्राफ्ट के जो पायलट थे ये अपनी कैबिन से बाहर आए और उन्होंने सभी पैसेंजर्स को हाय कहा और फिर से अपनी कैबिन में चले गए। अब आप फिर से आपके ख्यालों में थे, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और पूरी जर्नी के दरमियान आप बस कॉन्फ्रेंस के बारे में सोच रहे थे। आप आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचे, आपके होटल पर पहुंचे। उसी होटल में कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और शाम का वक्त हो चुका था, आपको भूख लग रही थी तो आपने सोचा चलिए मैं नीचे रेस्टोरेंट में जाता हूं और खाना खा लेता हूं। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और आपके लिए एक मील ऑर्डर करते हैं। मीनवाइल जब मील आए आपने देखा कि आपके बाजू के टेबल पर एक कपल बैठा हुआ था और वो कपल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। कुछ ही देर में आपका खाना आया, आपने खाना खाया। शायद ये आपका जीवन का सबसे बेहतरीन खाना था। बस खाना खा करके आप फिर अपने रूम में चले गए दूसरे दिन सुबह का इंतजार करने के लिए, और क्योंकि दूसरे दिन सुबह कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होनी थी। सुबह उठे, तैयार हुए, बड़े एक्साइटेड होकर आप कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। कॉन्फ्रेंस में आप पीछे की सीट पर जाकर के बैठे थे। बस कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होनी थी और जैसे ही शुरुआत हुई सबसे पहला नाम जो अनाउंस हुआ, जिनको स्टेज पर बुलाया गया, वो एक सीईओ थे, एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल स्टार्टअप के सीईओ।
उनको सबसे पहले स्टेज पर बुलाया गया ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए। सीईओ आए और उन्होंने ऑडियंस को एड्रेस किया। दोस्तों, ये थी कहानी। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप इस कहानी को विजुअलाइज करने का प्रयत्न कीजिएगा, तो मुझे यकीन है कि ये सारी बातें जो इस कहानी में थी अब आपके मन में एक पिक्टोरियल फॉर्म में आ गई होगी। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बड़ी जोर से इसका जवाब दें, बट अपने मन में हां या ना जरूर जवाब दें। पहला प्रश्न, जब आप एयरक्राफ्ट में जाकर के बैठे थे अपनी सीट पर रिलैक्स्ड होकर के कि चलो मेरी फ्लाइट मिस नहीं हुई, तब आपने देखा कि जो पायलट थे उस एयरक्राफ्ट के, वो कैबिन से बाहर आए और सारे पैसेंजर्स को उन्होंने हाय कहा। आपके विजुअलाइजेशन में क्या ये पायलट एक अफ्रो अमेरिकन पर्सन था? दूसरा प्रश्न, आप होटल पहुंच गए थे, खाना खाने के लिए आप रेस्टोरेंट में गए थे, आपके बाजू के टेबल पर एक कपल बैठा हुआ था और वो कपल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। आपकी विजुअलाइजेशन में क्या ये कपल सेम जेंडर कपल था? प्रश्न नंबर 3, आप दूसरे दिन सुबह कॉन्फ्रेंस के लिए गए, जो पहला गेस्ट आया हुआ था जिनको आमंत्रित किया गया था स्टेज पर, हमने कहा था सीईओ ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल स्टार्टअप। क्या आपके विजुअलाइजेशन में ये सीईओ एक लेडी थी? कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारे मन में किस तरह के विजुअल्स चलते रहते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सारे बायस हर इंसान में होते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो गेस्ट है ये एक ऐसी ही बायस से हर दिन लड़ रही हैं। आज की हमारी कहानी एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि बहुत चुलबुली थी, बहुत हाई ऑन एनर्जी रहा करती थी, जिसका अपब्रिंगिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल परिवार में हुआ और हमेशा ही ये लड़की अपने माँ बाप की सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करती थी और उसमें सक्सेसफुल भी हुई। इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनकी अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को तो बचपन में ही पहचान लिया था, लेकिन किस तरह अपने माता पिता के सामने रखे, किस तरह समाज के सामने रखे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन एक दिन उन्होंने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया और ये डिसाइड किया कि वो अपने माता पिता को और इस समाज को अपनी आइडेंटिटी क्या है ये बताएंगी। और उन्होंने सभी से ये कहा कि वो एक लेस्बियन है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हम तो इस बात को, इस शब्द को सुनने या बोलने से भी कतराते हैं, लेकिन एलजीबीटी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सच है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। दोस्तों, हमारी आज की जो गेस्ट है ये एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और एलजीबीटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए उनके जीवन के संघर्ष अपने निजी एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे साथ शेयर करने वाली है। आज की हमारी जो गेस्ट है ये एक बहुत ही बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर काम करती हैं। एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट में ये काम करती हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी बायसेस है ना, जो कि रेस को लेकर के हो सकते हैं, कास्ट को लेकर के हो सकते हैं, जेंडर को लेकर के हो सकते हैं, इसे हम बाजू में रखें और एक इंसान होने के नाते एक दूसरे इंसान को समझने का प्रयत्न करें। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट जो कि बहुत साहसी और चुलबुली है। आइए मिलते हैं प्रतिभा सिंह से। प्रतिभा, welcome to Kahani Hum Sab Ki. Thank you, Manish. It's Thank a you for great having me. pleasure having you on our channel. I think we have been talking for quite some time. Yeah. And finally, Thank you. we were able to have you here in Mumbai with us physically. I think that's great. It's all meant to be. Lovely. So Pratibha, you have been watching videos on Kahani Hum Sab Ki. First of all, how do you like the channel, Pratibha? I would say it's inspiring because
इन डे टू डे लाइफ हमको अक्सर बहुत लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती, पर शायद इस चैनल के जरिए जब हम लोगों को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि शायद ये यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इसने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में. Absolutely. So I think quite inspiring. It's inspiring to see that there are so many people out there जो हर एक इंसान एक दूसरे इंसान के लाइफ में एक इंस्पिरेशन बन सकता है. Absolutely. हमको सिर्फ सही जगह फोकस करने की जरूरत है. Wonderful, wonderful. So today you are going to inspire I hope all our so. audience there, I hope so. yes, absolutely. So Pratibha, we all know you're working in the corporate world, and you made a mark for yourself in the corporate world. लेकिन हम बहुत कुछ आपके जीवन से जानना चाहते हैं. So शुरू करते हैं आपके बचपन से. How was your childhood? आज जो हम आपको देखते हैं तो इन हिंदी भी से चुलबुली मुझे लगा so था high on energy. मुझे लगा था ये वहां जा रहा है. So how was it as a child? So I think बचपन से ही I've been a handful kid. I think the energy, the vibrance that you see, ये बचपन से ही रहा है. And I think my parents will resonate the same. I have been a kid who never wanted to sit in one place. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो, खेलो, पेड़ पे चढ़ो, ये सारी चीजें करो जो आज के बच्चे शायद भूल जाते हैं. टैबलेट लेकर या आईपैड लेकर लगे होते हैं. बट मुझे ऐसा लगता था कि बाहर बहुत बहुत बड़ी दुनिया है और घर के चार दीवारी में बैठने से शायद वो नहीं मिलेगा. Wow, that's तो brilliant. माँ बाप बहुत बहुत परेशान होते थे क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं घर आ जाऊं और पढ़ाई लिखाई करूं. पढ़ाई लिखाई तो मुझे ऐसा लगता था कि वेस्ट है उस टाइम पे. आज उसी के बदौलत मैं कॉर्पोरेट में हूँ. डोंट गेट मी रॉन्ग. बट उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ये मट्टी छू लूं, पता नहीं इसमें क्या फीलिंग है, या ये पेड़ पे चढ़ जाऊं, पता नहीं इसमें क्या फीलिंग है. तो वो सारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने वो हर सारी चीजें करी. जैसे गेट पे चढ़ना मुझे पसंद था, तो मुझे ऊंचाई पे चढ़ना पसंद था. हर एक चीज का मुझे लगता है लाइफ में एक सिग्निफिकेंस होता है. आप अपनी पर्सनालिटी जो है वो धीरे धीरे बचपन से ही बिल्ड करना शुरू करते हो. तो अगर आप बचपन में बहुत ज्यादा नेचर में रहते हो या बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया देखना पसंद करते हो तो आप शायद बड़े होकर भी वो चीज कैरी करते हो अपने साथ. जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो वो भी हमेशा ऐसा होता है कि वो बाहर की दुनिया देखो और अंदर की दुनिया कम देखो. तो बचपन में अक्सर ये होता था कि मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था. तेजी से निकल जाओ, तेजी से चीजें कर लो, दिन भर साइकिल चला लो. तो मॉम डैड बहुत परेशान होते थे कि इसको घर में कैसे बिठाया जाए. क्योंकि एज अ किड मुझे एडवेंचर हमेशा से पसंद था. तो पढ़ाई लिखाई आई वुड से कि थोड़ा कमजोर थी मैं शुरू से, एटलीस्ट 5वीं तक. उसके बाद 5वीं के बाद से मुझे जो ट्यूशन टीचर मिली थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. तो उसने एक लक्ष्य दिया जिंदगी में कि क्या तुमने सोचा कि तुमको फर्स्ट क्लास लाना है या डिस्टिंक्शन लाना है. मैंने कहा कभी नहीं सोचा. तो उसने बोला सोचो अगर तुम ये करना चाहो या ये अचीव करना चाहो तो तुम क्या करोगे. तो जब उसकी समझ आई तब मैंने पॉसिबली पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया. नहीं तो मेरे लिए पूरा लक्ष्य जो था वो सिर्फ बाहर जाना था. कभी घर में बैठना नहीं था. कार्टून्स देखना बहुत पसंद था मुझे बचपन में. टीवी लगा दो, बचपन शुरू हो जाएगा चैनल और उसके बाद पूरी दुनिया खत्म. मेरी पूरी दुनिया एक कार्टून वर्ल्ड में चलती. कौन सा फेवरेट है? टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू था और रिची रिच था. और उस टाइम पे मेरे टाइम पे आई थिंक यही सारे कार्टून्स थे. एंड आई यूज्ड टू एंजॉय. पावरपफ ऑफ गर्ल्स थे. तो ऐसा लगता था कि यार ये अलग दुनिया है. हमेशा आप क्योंकि आपके दायरे में या आपके एक्सपीरियंस में आप अलग दुनिया देख रहे हो तो सामने जो टीवी में दिख रहा है आपको शायद वो दुनिया एक्सपीरियंस करना है, इसलिए आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो. तो ये बचपन था. मेरी बड़ी बहन है जो मेरे से 1 साल बड़ी है. तो मैं अक्सर उसको बुली किया करती थी बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि या तो तुम बुली हो जाओ या तो बुली कर लो. So I chose the other side, saying that okay, I would want to be the person who would come across as possibly a bully, a person who likes to protect, a person who likes to care. And dad, as usual, because सारे parents, especially fathers during those time, उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया खरीद के ले आए. तो he's always been a person who's very hard working. कि घर बना लो, गाड़ी बना लो,
एंड अपने बच्चों और बीवी को जो कुछ उनको चाहे वो सब प्रोवाइड कर दो. सो एज अ प्रोवाइडर he's been great, but I would still say that there was always a lack of the emotional connect, जो शायद अब now when I see him there is less of the materialistic thing and more of a emotional connect. So I get to see that after almost 40 years now. बट उस टाइम पे ऐसा लगता था कि डैड कभी आकर हग कर रहे, बट हमारे अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में पेरेंट्स जो है वो या फादर स्पेशली अपने डॉटर्स को कभी हग करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जमाने में उनको नहीं सिखाया गया, तो वो हमारे साथ कैसे कर लेंगे. So I give him a benefit of doubt कि it's okay, no problem. But now he's like a whole different person. He's ready to hug, he's ready to express his love. He's very emotional now because he's seen life and he's like, I made everything that I wanted for my family. And आज के डेट में मैं खुश हूँ, बच्चे खुश हैं. So now he's more expressive, like आ जाओ मिल लो, बात कर लेते हैं, बैठो खाना खा लेते हैं साथ में. So क्या बात है. time has changed, but it was amazing experience to see how. I would say that मैं बहुत fortunate हूँ that I have both my parents with me, so that I can see and understand ये सारी चीजें जो शायद मैं बचपन में उस एज पे नहीं समझ पा रहे थे, बट शायद इस एज पे बिकॉज दोनों हैं सामने तो मैं देखकर समझ सकती हूँ ये सारी चीजें. तो वो समझ आ गई है जो बचपन में नहीं थी. बचपन में सिर्फ खेलना कूदना था और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था. पर तो फिर प्रतिभा, जो टीचर ने कहा लक्ष्य बना लो, हाँ, क्या लक्ष्य बनाया था? तो मैंने लक्ष्य बनाया था कि मुझे डिस्टिंक्शन पाना है फर्स्ट क्लास से और आगे, और मुझे अपने पिताजी को दिखाना है, क्योंकि पिताजी हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते थे कि ये लड़की का कुछ नहीं होने वाला. तो फिर मैंने जब लक्ष्य बनाया कि इस बार डिस्टिंक्शन लाकर अपने पिताजी को दिखाऊंगे. एंड फनी राइट, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीजें एक अप्रिसिएशन के लिए करते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद क्योंकि वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते थे मुझसे कि पढ़ाई नहीं करेगी, तो इस बार आई विल ब्रिंग द डिस्टिंक्शन एंड look for that appreciation. So वो हुआ मेरे साथ, because मुझे वो लक्ष्य दिखा और वो गोल, I mean मेरी ट्यूशन टीचर was good enough to imbibe that in me and make me work towards it. मार भी बहुत खाया मैंने उसके लिए. पर हाँ, उस जमाने में तो केन हुआ करते थे राइट. होमवर्क में क्या पढ़ा, तो ठीक है, मैं बोलती हूँ कोई भी चीज सही या गलत नहीं है. उस टाइम पे शायद उनको वो पता था करना या वो तरीका पता था, तो उन्होंने वो तरीका अडैप्ट किया. बट आई अचीव्ड माय लक्ष्य. देन आई वेंट टू माय फादर एंड ही कुडंट बिलीव इट, बट एट द सेम टाइम ही सेड दैट मींस यू हैव द पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट. तुम उसको लक्ष्य नहीं बना रहे हो, तो उसको लक्ष्य बनाओ. एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक. देन आई थिंक आफ्टर 5th आई हैव ओनली गॉट फर्स्ट क्लास एंड डिस्टिंक्शन विद नो प्रेशर ऑफ माय पेरेंट्स सेइंग दैट अब मुझे यही चाहिए, क्योंकि वो मेरा गोल हो चुका था, वो मेरे पेरेंट्स का गोल नहीं था. तो वो प्रेशर फील नहीं हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये और करूं. It was something like that. So what I understand, Pratibha, is कि कई बार ऐसा होता है ना कि as parents हम फोर्स करते हैं that this should be your goal. ये लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए. I think it doesn't make sense. जब तक उनका वो गोल नहीं बनता तब तक कुछ नहीं होना. मुझे लगता है उनको या मुझे वो वैल्यू ऐड दिख रहा था कि शायद ये करने से डैड खुश हो जाएंगे, या ये करने से शायद मैं और कुछ नया अचीव कर पाऊं लाइफ में, या ये करने से शायद मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो शायद ऐसा हो जाएगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ ये सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बट ये कर सकती है. तो नजरिया भी बदलता है लोगों का. उस टाइम पे शायद उतना समझ नहीं था जो मैं आज समझा पा रही हूँ. आज समझ में आता कि उस टाइम पे वो लक्ष्य होने से कितने बेनिफिट्स थे. Amazing. दोस्तों, प्रतिभा की बातें सुनने के बाद हमारे मन में भी एक बात आई. देखिए, हर बच्चा यूनिक होता है और क्यूरियस तो होता है. जिस तरह प्रतिभा ने अपने बचपन के बारे में बताया कि वो कितनी क्यूरियस थी, वो देखना चाहती थी कि मिट्टी को टच करना कैसा लगता है, पेड़ पर ऊपर चढ़ना कैसा लगता है. हर बच्चा इस तरह की बातों को एक्सपीरियंस करना चाहता है. देखिए, ऐसा है कि बच्चे 90% अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और 10% फॉर्मल एजुकेशन से सीखते हैं. तो हमें उनके नेचर को पहचानना चाहिए. जैसे मान लीजिए एक प्लांट होता है, हम चाहते हैं कि प्लांट तुरंत ग्रो करे, लेकिन यदि हमें प्लांट को ग्रो करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम पानी दे सकते हैं, हम सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम खाना यानी खाद डाल सकते हैं जिससे प्लांट मजबूत बने. लेकिन क्या हम प्लांट की डायरेक्शन
चेंज कर सकते हैं? या क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट को फल या फूल देने में थोड़ी सी देर लगती है, क्या हम कह सकते हैं कि फल फूल अभी चाहिए? नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। हर प्लांट यूनिक होता है, कोई प्लांट जल्दी फल फूल दे देता है, किसी प्लांट को थोड़ी देर लगती है। तो बस हम भी इस बात को समझें और हमारे बच्चों को किसी एक बॉक्स में फिट ना करें, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक भाग्य होता है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है जो कि नेचर ने ही उन्हें दिया होता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें जो रिसोर्सेस चाहिए वो प्रोवाइड करें, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हम अपने आप को एक्सप्रेस भी करें और उन्हें ढेर सारा प्यार भी दें। प्रतिभा के जीवन ने एक नया ही मोड़ ले लिया जब उसे ये पता चला कि वो एक लेस्बियन थी। तो आइए प्रतिभा से सुनते हैं ये वो कौन सा मोड़ था उनके जीवन का। So then उसके बाद फिर स्कूल के बाद how did your So higher education and then professional life unfold? आई वुड से कि 5वीं तक तो मुझे बेसिस माय सेक्सुअलिटी, आई मीन आई एम अ लेस्बियन वुमन, एंड मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इसको कैसे और कब एक्सप्रेस करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम ये प्रतिभा कब ऐसा आपको एहसास हुआ इस बात का कि आपका प्रेफरेंस इस तरह से है? सो सच बोलूं तो बचपन से आई थिंक मेरे जैसे हर लोग, जितने भी लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, वो हर किसी को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हम बाकी बच्चों की तरह जो जो शायद ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्ट होते हैं, शायद उनकी तरह नहीं है। पर डर ये लगता है कि पिताजी क्या बोलेंगे या माताजी क्या बोलेंगी या दोस्त क्या बोलेंगे, तो शायद या उस वो तो खैर बाद में आता है। तुम खुद पहले ये समझ लो कि तुमको क्या हो रहा है। Exactly. ये कहीं एक फेज तो नहीं है, या ये कहीं बचपन में मतलब ऐसा सबके साथ होता है, तो ये तुम उसमें डालकर चल लो कि हाँ जैसे पढ़ाई नहीं करते तो ये भी तुमको समझ में नहीं आ रहा तो चल लो करके। तो मैं कहती हूँ कि बचपन से ही मुझे पता था, पर दिक्कत ये थी कि इसको अब जाकर हमारे पास बहुत सपोर्ट है टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक्सटर्नल सपोर्ट है, प्रोफेशनल सपोर्ट है, कम्युनिटीज हैं, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप चीजों के बारे में पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग माई टाइम, ऑलमोस्ट आई वुड से 30-40 years बैक, ये सारे एक्सपोजर्स थे ही नहीं। सो मेरे पास मेरा सिर्फ उतना ही जरिया था, मेरे फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स, जिनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ये फीलिंग के बारे में भी नहीं पता था कि ऐसे एक फीलिंग भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लोगों को लगता है कि मैं सेम जेंडर से अट्रैक्टेड हूँ और इसको क्या बोलते हैं, वो ही नहीं पता था लोगों को। बिल्कुल। सो मैंने काफी टाइम तक इसको अपने अंदर दबाए रखा, और शायद नॉर्मल लोगों की तरह, या जो आम लोग जिसको कहते हैं कि ये आम है या ये नॉर्मल है, उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश की, क्योंकि शायद उस एज में, उस टाइम पे उतनी करेज, हिम्मत नहीं थी, नहीं कभी नहीं जुटा पाए। बट एज एंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई वुड नॉट जंप टू ग्रेजुएशन, बट 10th क्लियर किया, 12th क्लियर किया। 10th के बाद इनफैक्ट ये फीलिंग्स थोड़ी स्ट्रांग होने लगी, बिकॉज यू ऑलमोस्ट बिकम 16 to 18 एज में। एंड आई वाज लाइक ओके, ये जो फीलिंग्स है ये थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज मेरा जो अट्रैक्शन लेवल है वो ऑपोजिट जेंडर के लिए है ही नहीं, इट्स फॉर द सेम जेंडर। सो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे छुप के रहना चाहिए, लोगों को पता चल गया तो तब तक आपने किसी के साथ आपकी फीलिंग एक्सप्रेस की ही नहीं? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसको बोलते क्या है, मुझे तो समझ में आ जाए, मैं क्या बोलूं, ये मुझे हो रहा है या ये मैं ऐसा महसूस करूं, तो इसको किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूं लोगों को कि शायद मैं किसी लड़की से अट्रैक्ट हो रही हूँ, या यार मुझे ये लड़की पसंद आ रही है, अब क्यों पसंद आ रही है वो नहीं समझ में आ रहा। तो उसका एक सेट डेफिनेशन या सेट वर्ड या सेट क्या बोलूं, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं था मेरे पास। सो मैं चलते गई। उसके बाद 11 to 12 के बीच में मुझसे अचानक से एक दोस्त ने पूछा कि तेरी हरकतें जो है ना वो एकदम टॉम बॉय लड़के जैसी है, तो तेरे को लड़की तो नहीं पसंद है। और मुझे ऐसा लगा कि भगवान इसको मुझसे ज्यादा पता है और क्या ये मुझे देख सकती है, वैसी वाली फीलिंग आई। पर वो फीलिंग में कंफर्ट नहीं था, वो फीलिंग में जजमेंट थी, इसलिए मैं डर गई। अगर यही कोई लाइक आज के डेट में मुझे पता चले कि कोई ऐसा फील करा, तो मैं बोलूंगी यार चल कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। पर उस टाइम पे जब वो बोला गया तो मुझे डर लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं दिख गई लोगों को, या शायद कोई देख सकता है जो मैं अंदर फील कर रही हूँ।
सो उस डर की वजह से फिर मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं जूनियर कॉलेज में बॉयफ्रेंड्स बनाऊंगी ताकि मैं नॉर्मल नॉर्म्स में फिट हो सकूं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे देख देख लेंगे अगर मैं सच में किसी लड़की से अट्रैक्ट हो जाऊं या किसी को जाकर बोल दूं कि आई एम अट्रैक्टेड टू यू। तो फिर मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई विल पुश माई सेल्फ टू टॉक टू गाइज एंड टॉक टू बॉयज एंड सी हाउ आई फील। And I met couple of boys and trust me, the feeling was not very great because at that time, at that age, मुझे ऐसा लगता था कि holding hands should be very beautiful feeling, but doing it with the opposite gender was scary for me. Yeah, it wasn't a great feeling because शायद वो realization मुझे काफी बाद में हुआ graduation में when I actually held a hand of a woman, of a girl, and तब ऐसा लगा कि ये comforting है, तब डर नहीं लगा। बट उसके लिए मुझे 10th स्टैंडर्ड के बाद जूनियर कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन में जाकर ये किसी से मिलना जो आपका सेम फीलिंग्स रेजोनेट करे, रेयर है और एट द सेम टाइम उनके लिए भी नया है। ताकि क्योंकि अगर मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है या इसको मैं क्या नाम दूं, और आप सामने से किसी से मिल लो जो बोले कि ठीक है मुझे भी ये सेम फील हो रहा है आपके लिए, तो पहले तो आप सवाल उठाओगे कि अच्छा ये मजाक तो नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जजमेंट से आ रहा है या ये मजाक से आ रहा है या ये बंदा जेन्युइन है और ये बोल रही है कि मुझे भी सेम फील हो रहा है। फिर सवाल आता है कि क्या आपको ये बचपन से फील हो रहा था, और सामने वाला बोलता है कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, फील हो रहा है ये जरूरी है, अभी फील हो रहा है ये जरूरी है। सो शायद मैंने उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया कि सामने वाले को भी फील हो रहा है, मुझे भी फील हो रहा है, बस मुझे सिर्फ इस फीलिंग को फील करना है ताकि मैं समझ सकूं कि इसके आगे क्या होता है। नहीं तो जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि ये फीलिंग्स का जो एहसास है वो सीमित है सिर्फ दूर से देखने तक। Only when you meet someone, the reciprocation of your feeling happens. Correct. And then you understand कि okay, something like this is natural. So वो natural वाली feeling आ जाती है कि ये बहुत organic और बहुत normal है। And मैंने उससे पहले क्योंकि boys के साथ feel किया था कि मैं ये uncomfortable हूँ, नहीं हो पा रहा, घुटन हो रही है, तो मुझे लगा ये normal है। So मुझे एक validation मिला जो बचपन से मैं feel कर रही थी, मुझे एक validation मिला when I met this woman saying that this is so organic and so natural. And I dated the woman for almost 3 years. Okay. But the unfortunate part is हमारे society में with the pressure of parents and everybody, you get forced into killing your feelings and getting married. In fact, that's what I wanted to ask you. See, एक बहुत बार ना बड़ी छोटी सी फीलिंग होती है, कोई ऐसा बहुत बड़ी नहीं होती, उसको भी जब आप दबा के रखते हो, आप किसी के साथ एक्सप्रेस कर नहीं पाते हो, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है, बहुत सफोकेटिंग फील होता है। और ये तो एक बहुत बड़ी ऐसी फीलिंग कि आप जैसे आपने कहा कि आप डर गए जब किसी ने कहा। How did you manage for all these years to just keep it inside you? What was that feeling, Pratibha? I would say आप ना उस टाइम पे एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हो। So my sister got married at a very early age because I also come from a family, I would say at back then were old school. I would say now they are not, but back then they came from a mindset where लड़की को जल्दी पढ़ाओ लिखाओ और फिर शादी कर दो and send her to her house and her family, जहाँ पे वो जाकर अपना परिवार देखे, लड़की पराया धन and बेच दो and खत्म करो। तो उस टाइम पे because my sister was my biggest support, but because she got married early, तो मुझे फिर सेटबैक आया जहाँ पे मैंने फिर एक्सटर्नल दोस्तों पे रिलाई करना शुरू किया, जहाँ पे क्योंकि ये फीलिंग लेकर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि शायद नहीं समझ पाते। मेरे दिमाग में तो ये था कि कोई नहीं समझ पाएगा, तो पेरेंट्स को मैं क्यों बोलूँ कि सिर्फ वो नहीं समझ पाएंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने दोस्तों पे रिलाई किया। पर फिर वही अनफॉर्चुनेट पार्ट ये थी कि मेरे पास उसको दबा के रखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं किसी से मिलती जो बोलता कि हाँ यार ये मैं भी हूँ, जो मैंने काफी साल के बाद अपने लाइफ में, मतलब ऑलमोस्ट 28 years के बाद आई मेट द एंटायर LGBT कम्युनिटी एंड पीपल फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी, जिनको देख के ऐसा लगा भगवान ये तो मेरी दुनिया है। यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ सपोर्ट की
मेरे जैसे और भी लोग हैं एंड इट फील्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। आपको कोई चीज दबा के रखने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जाओ और इस दुनिया में सबको सब कुछ मिलेगा आपको। आपको कोई चीज एक्सप्रेस करना है, कोई फीलिंग है या आप ऐसा फील कर रहे हैं, ये आप और भी आपके जैसे लोगों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो एंड उनको भी रिलेट होता है क्योंकि वो भी उसी चीज से गुजर चुके हैं। सो इजी हो जाता है। बट उस टाइम पे सिर्फ फीलिंग्स दबती जाती है, आपके पास चॉइस नहीं होता है। एंड आई वुड से टाइम इज ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस, क्योंकि हमारे जमाने में आई वुड से इट साउंड्स वेरी ओल्ड बट ड्यूरिंग दैट एरा इतना ज्यादा एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मूवीज में यू नो शोइंग एलजीबीटी कम्युनिटीज या इतना एक्सपोजर ही नहीं था। आज के डेट में चलो मैं बैठकर लोगों से बात कर सकते हो कि ये मूवी देखी, इस मूवी में ये था। सो पीपल आर लाइक हाँ यार ये बता ये कैसे हो रहा है। लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि आज वो एक बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है। तो आई थिंक बहुत टाइम लगा पर आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट अभी हो रहा है। तो मेरे बाद जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट ये कंफर्टेबल है। सबकी अपनी जर्नी है जहाँ पे सबको अलग लेवल का डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। पेरेंट्स नहीं समझते हैं, भाई बहन नहीं समझते हैं, दोस्त नहीं समझते हैं। पर मैं ये बोलूंगी कि हर चीज को सही वक्त और सही टाइम दे दो। सब चीज का सही टाइम है और वो धीरे धीरे आएगा, पर हार नहीं माननी है, ये बांध के चलना। जिंदगी में कोई भी चीज अगर ठान लो, लक्ष्य बना लो, तो वो कहीं नहीं जा रही। वो आपको अचीव, आप आज नहीं तो कल उसको अचीव कर लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों जरा सोचिए किस तरह की इमोशनल स्ट्रगल से गुजरी होंगी प्रतिभा एज अ चाइल्ड। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जहां ना तो प्रतिभा किसी से कुछ कह सकती थी, ना समझ पा रही थी कि हकीकत में हो क्या रहा है। और ये तो आज से 35 साल पहले की बात है। आज भी जब भी हम एलजीबीटी की बात करते हैं तो लोग बोलने से कतराते हैं। तो आप सोचिए 35 साल पहले तो किस तरह की सिचुएशन रही होगी प्रतिभा के जीवन में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रमाण मिलते हैं। हम रामायण पढ़े, हम महाभारत पढ़े, हम अर्थशास्त्र पढ़े, उसमें भी प्रमाण मिलते हैं कि इस तरह की कम्युनिटी उस वक्त भी एग्जिस्ट करती थी। महाभारत में हम सब जानते हैं शिखंडी को, जिन्होंने भीष्म पितामह को हराया था, वो ट्रांसजेंडर थे। तो समझने वाली बात यह है कि चाहे कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, पशु पक्षी हो, और चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी से ही क्यों ना हो, ये सारा का सारा ईश्वर का ही सृजन है, ईश्वर का ही निर्माण किया हुआ ये सारा परिवार एक है। तो फिर हम इनसे इतनी घृणा क्यों करें, हम इस तरह से डिस्क्रिमिनेट क्यों करें। ज्योतिष विद्या में भी हमने ये पाया है कि कुछ ऐसे ग्रहों की पोजीशन होती है जो कि साफ साफ इस बात को कहती है कि किसी एक व्यक्ति का सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो यही कहता है कि ये ईश्वर का ही सृजन है। दोस्तों, प्रतिभा ने सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट रहने की बहुत कोशिश की, बड़े सारे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी कई सारे संघर्षों से उन्हें गुजरना पड़ा। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा से कौन कौन से वो संघर्ष थे। Pratibha, now since you know so many people in the community, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं जहाँ कोई एक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया हो और उसकी वजह से कोई गलत डिसीजन किसी ने ले लिया हो, या ऐसा ऐसा कभी हुआ है? कम्युनिटी के अंदर आप कह रहे हैं, राइट? सो आई वुड से कि कम्युनिटी का जो पूल है ना वो इतना ही है, पर कम्युनिटी के बाहर का जो पूल है ना वो इतना ज्यादा है जो शायद ये कम्युनिटी को एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो समझ नहीं पा रहे। जो अंदर है उनको मैं बोलूंगी कि वो फिर भी एक परिवार है, हम सपोर्ट कर लेते हैं ये बोलकर कि ठीक है ये दिक्कत है तो एक एनजीओ है इससे बात कर ले, या ये दिक्कत है तो ये सपोर्ट हेल्प ग्रुप है इससे बात कर ले। तो हम ये अंदर जो है ना परिवार के एलजीबीटी फैमिली के, उसके अंदर हम काफी लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं। पर जो बाहर है जिन्होंने ये देखा भी नहीं है, उनको पहुंचना और उनकी मदद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जो जरिया है ये सारी चीजों का सवाल पूछने का, वो बहुत ही सीमित हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आप आज मुझसे मिल रहे हैं, आप मुझसे 1000 सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको 1000 जवाब दे सकता हूँ। अगर आप
आप मेरे जैसे किसी इंसान से मिले ही नहीं, पर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? True. आप फिर या तो गूगल सर्च करेंगे, गूगल सर्च में जो स्टैंडर्ड आंसर आएगा आप वो पकड़ के बैठेंगे, अपना ओन परसेप्शन लगाएंगे उस Correct. पे और फिर Correct. आगे बढ़ेंगे। पर जब आपको बहुत सारे लोग अपनी खुद की कहानियां बताते हैं ना, तो आपको लगता है कि अरे इसकी जिंदगी में ये हुआ, मैं रिलेट कर सकते हो, या शायद मेरे जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। तो आप किसी ना किसी को इंस्पायर और लक्ष्य दे रहे हो कि True. कोई बात नहीं, आपके जिंदगी में ये तकलीफ चल रही है, ये आप देखो, ये आप सुनो, Absolutely. एंड शायद वो सारी चीजें बदल जाए, शायद आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो भी बदल जाए। तो So then how did you manage with this? आगे लाइफ में किस तरह से हाँ, प्रोग्रेस हुई लाइफ की? सो ग्रेजुएशन में आई वुड से कि मेरे पिताजी काफी स्ट्रिक्ट थे और उनको हमेशा ये चाहिए था कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, नाम रोशन करे। ही ऑलवेज वांटेड अ बॉय चाइल्ड, सो उनको हमेशा लगता था कि एक बेटा हो जो अपने परिवार का नाम बढ़ाए, तो वो प्रेशर फील होता था। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा ग्रेजुएशन करा दिया है तो तुम लड़की हो, पराया धन, शादी करो, घर जाओ, किसी और के घर जाओ। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये बात मैं कैसे टालूं, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी। तो मैंने उनको बोला कि अरे पापा, हम लोग को, मुझे ना थोड़ी और पढ़ाई करनी। तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर मैंने बोला मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और मैंने बीच में मैंने ट्राई किया कि मैं इसको एक इंस्पिरेशनल तरीके से उनको प्रेजेंट करूँ, और ना कि इस तरीके से कि मुझे और टाइम चाहिए। तो मैंने कहा अपने फुल फैमिली में ना, पूरे खानदान में किसी ने एमबीए नहीं किया, तो आपका नाम जो है वो बहुत रोशन होगा, मुझे एमबीए कर लेने दीजिए। सो उन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया, तुम एमबीए कर लो। फिर जब एमबीए खत्म हो गया तो उन्होंने फिर बोला नाम तो कर लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, अब शादी कर लो। मैंने कहा फिर वही चीज, मैंने कहा पापा पर किसी ने नौकरी नहीं करी है, सबका खुद का बिजनेस है, तो शायद नौकरी करके मुझे देखना चाहिए कि कैसा लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम नौकरी भी कर लो, क्या करना चाहोगी? तो मैंने कहा मुझे ना बचपन से पायलट बनने का शौक था, पर कार्टून देख देख के मेरी आंखें खराब हो गई थी, तो पायलट बनना तो मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, उड़ने से मतलब है, मैं कैबिन क्रू बनूंगी। फिर कैबिन क्रू बनने का जब टाइम आया तो बोला गया कि लिपस्टिक पहनना है, मेकअप करना है, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, इसलिए तो मैंने कहा ये भी नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला कोई नहीं, ट्रैवल तो करना है, कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड करना है। फिर मैंने बोला कोई नहीं, मैं सेल्स करूंगी। सो एमबीए आई डिड स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, एंड फिर मैंने कहा मैं एयरलाइंस ज्वाइन करूंगी और एयरलाइंस में जाके मैं सेल्स का काम करूंगी, मैं इन्वेंट्री जो है फ्लाइट्स की वो बेचूंगी। सो आई जॉइन एयरलाइन, अनफॉर्चुनेटली इट डिसकंटिन्यूड, बट वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस एयरलाइन, किंगफिशर एयरलाइंस, आई जॉइन दैट। I think first job of my life was very glamorous. I saw a very different side of, a very glamorous side of hospitality, a very glamorous side of airlines, और सेल्स करने में भी मजा आता था, बिकॉज किंगफिशर का नाम बहुत था उस टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल I एंड remember. आई लर्न अ लॉट ऑन द जॉब, बिकॉज मेरे को टेक्निकल नॉलेज ऑफ सेलिंग एयरलाइन नहीं था, बट आई बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड द टीम वाज ग्रेट। तो मुझे ऑन द जॉब काफी सारी चीजें समझने के लिए समझ में आई, जहाँ पे आई स्टार्टेड सेल्स विद डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज एंड कॉर्पोरेट्स, एंड लाइफ वाज लाइक वाओ। फिर उसके बाद वो टाइम आ गया, मैं पुश पुश कर करके वो टाइम आ चुका था, एंड तब तक मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके थे जहाँ पे आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड, क्योंकि एक इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये फीलिंग है और ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो उस टाइम पे आई केम अक्रॉस मेनी women whom I was getting attracted, and I was like, there is something in me which confirms that this is not invalid. ये Right. फीलिंग है Right. और ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, Right. बट बिकॉज फैमिली प्रेशर था, एंड डैड वाज लाइक यू नो तुमको जो कुछ करना था मैंने वो सब करने दिया है, नाउ इट्स माय टर्न। सो आई वाज लाइक ओके, आई गेव इन एंड आई सेड I'll get married. So I did get married, and the surprising part was वो बोलते हैं ना पापा की आइडियल बेटी बनने के चक्कर में you tend to sacrifice the most crucial part of your life. So I was ready to sacrifice and said that कोई बात नहीं, शादी हो गई है,
I will sacrifice this life and I will live so-called the straight life and get married and live a good bahu, ideal daughter, ideal wife life. And unfortunate part is the family which I got associated with. There were a lot of challenges, and even with the husband, ex-husband, there was a lot of challenges in terms of overall understanding. मुझे ऐसा लगता था कि सेम वेवलेंथ नहीं है, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बोल सकूं अपने पिताजी को कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है. मतलब मैं बहुत आइडियल डॉटर बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये नहीं हो पा रहा है मुझसे. नॉट बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी, बट बिकॉज ऑफ, आई वुड से, देयर वाज नो कनेक्शन. इट वाज अ अरेंज मैरिज, राइट? एंड हम उसकी वैल्यू, और रादर लव मैरिज की वैल्यू या लिव इन रिलेशनशिप की वैल्यू आज समझते हैं, जब हमको लगता है कि यार पहले एक कनेक्शन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद अरेंज मैरिज होनी चाहिए. लोग पहले के टाइम पे बोलते थे शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा, शादी कर ले प्यार हो जाएगा, ये भी बोलते थे. तो मैंने बोला ठीक है शादी कर लेते, प्यार शायद हो नहीं हो पर कर लेते. In a way it was unfair to the guy, I accept that, but at the same time I feel कि ये जो स्ट्रगल है ना, ये शायद जिसके साथ होगा वही समझ पाएगा कि तुम एक सेक्सुअल प्रेफरेंस रखते हो, बट तुमको अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, और तुमको शादी भी करना पड़ेगा. फिर तुम चलो ये सैक्रिफाइस करके स्वाहा करके तुम आगे बढ़ लो, इन सात फेरा आज लाइक प्रतिभा सिंह, इसके बाद तुम अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में किसी से बात नहीं करोगे, एंड दिस इज ओवर फॉर यू. सो व्हेन आई वाज टेकिंग द सात फेरा, इट वाज लाइक दिस इज इट फॉर मी, एंड इसके बाद शायद मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँ. बट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज, डेस्टिनी में यही लिखा था कि मैं इस फैमिली के साथ, ये नए फैमिली के साथ ज्यादा टाइम नहीं थी, बिकॉज मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया. इट वाज अदर वे अराउंड. सो मैंने एक पॉइंट आया, मैंने डिसाइड किया कि डैड नहीं हो रहा है मेरे से, और आप जब तक जिंदा हो आई कैन टेक योर सपोर्ट एंड पॉसिबली गेट आउट ऑफ इट. अगर आप कल नहीं होते तो मेरे पास कोई चारा नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता कि मुझे इससे कोई निकाले. डैड ने शुरू में तो ही वाज लाइक नहीं नहीं ट्राई करो, कोशिश करो, एंड स्टैंडर्ड डायलॉग ऑफ द सोसाइटीज, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा. मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है. बच्चा तो बहुत दूर की बात है, शादी कर लिया, पर डैड वाज वेरी वेरी, मतलब सरप्राइजिंगली वेरी सपोर्टिव लेटर. उनको ये मुझे बोलना पड़ा कि शायद ये आखिरी बार होगा, आप मुझे पुश कर रहे हो कि आप जाओ, फिर से ट्राई करो, फिर से कोशिश करो, बट शायद इस बार मैं आपका मन रखने के लिए ये कर भी लूं, पर दोबारा मैं वापस आकर ये चीज नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि मेरे लिए वो, मैंने बोल दिया और इसके आगे मैं और नहीं बोल सकते इस बारे में. तो मेरे लिए वो एंड था. तो मैंने पिताजी को ही बोला कि ये मैं आखिरी बार आपसे बोल रहा हूँ, आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जाऊं, तो इसके बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगा. दोस्तों, प्रतिभा की बातें सुनते हुए एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये फील कर पा रहा था कि प्रतिभा कितनी तकलीफों से गुजरी होंगी, और आखिर वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से शायद वो वापस ना आ सकती. आगे उनके जीवन की इस जर्नी में क्या हुआ, इसे सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ. इसकी हम बात करेंगे पार्ट 2 में. तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है, उसे पढ़िए और आपके कमेंट जरूर लिखिए. इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं. बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे प्रतिभा की कहानी का पार्ट 2 लेकर के. तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. नमस्कार.